में जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है इस कोर्स का। अब इस कोर्स के अंदर हम लोग मुख्तलिफ सिस्टम्स को देखेंगे। हम लोगों की पहले कोशिश होगी कि चूँकि हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं तो हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स से चलें और उनको देखें कि क्या हम उनके मैथमेटिकल मॉडल्स डिराइव कर सकते हैं। अगर हम कर सकते हैं तो क्या हम उनको फिर कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह फिर आगे हमारा चूँकि केस के अंदर पिछले 2 साल से रोबोटिक्स हो रही है, रोबोटिक्स के ऊपर काफ़ी हम लोगों ने काम किया है, काफ़ी मैथ्स के ऊपर हमने काम किया है। तो हम लोगों की कोशिश ये होती है डेफिनेटली कि किसी सेंस में हम लोग कोई ऐसा कंट्रोल सिस्टम बना सकें जो कि हम अपने रोबोट के ऊपर इम्प्लीमेंट करके प्रेजेंट कर सकें एट द एंड ऑफ द डे। जो चीज़ मिसिंग हो जाती है इस कोर्स में से वो ये है कि प्रैक्टिकलिटी बहुत दूर चली जाती है और थ्योरी बहुत अलग रह जाती है। और इनफैक्ट थ्योरी पे ऊपर बहुत ज़्यादा जोर होता है। थ्योरी हम करते चले जाते हैं और फिर उसके अंदर जो प्रैक्टिकल नेचर है कंट्रोल सिस्टम्स की वो खो जाती है। आपको ये पता ही नहीं होता कि ये एक प्रोसीजर मैंने सीखा है तो ये क्यों सीखा है, ये मैं कहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँगा, मुझे क्या फ़ायदा है इसका। तो अब इसके 2 मेन बातें जहन में रखने वाली हैं कि कंट्रोल सिस्टम्स में एक तो मैथ्स बहुत ज़्यादा होगा। आपको 2 काम करने होते हैं कंट्रोल सिस्टम्स में। एक तो आपको ट्रांसफर फंक्शन बनाना होता है। अब ट्रांसफर फंक्शन एस्टिमेट करना होता है किसी फिजिकल सिस्टम का। जैसे मैंने कार की एग्जांपल दी, आप इसी तरह यूएवी की एग्जांपल ले सकते हो कि यूएवी ग्लाइड कर रहा है, उसके सारे के सारे जैसे 12 स्टेट तक का ट्रांसफर फंक्शन बनता है यूएवी का। तो वो कितनी स्टेट्स पे जाएगा वगैरह वगैरह वो तो हमें वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह पता चलता रहेगा। बट जो अहम बात है, ट्रांसफर फंक्शन आता कहाँ से है, ट्रांसफर फंक्शन होता क्या है। ट्रांसफर फंक्शन ये होता है कि एक कार है वो चल रही है और उसकी मैथ्स लिखनी है मैंने, उसकी फ़िज़िक्स लिखनी है मैंने। उसकी फ़िज़िक्स मुझे नहीं आती, फॉरगेट इट, कभी भी ट्रांसफर फंक्शन नहीं लिखा जा सकता। तो इसलिए जो स्पेशलाइज्ड फर्म्स होती हैं वो यूँ करती हैं कि कार को अगर किसी ने मतलब लेट्स से कि फ्यूल एयर मिक्सचर जो है कितना उसके अंदर इंजेक्ट हो रहा है और उसके बाद उसके आरपीएम्स कितने ट्रांसलेट होते हैं, उसका टॉर्क कितना है, ये वो सारी चीज़ें जो एक मैकेनिकल इंजीनियर आपको पूरी की पूरी फ्लूइड डायनामिक्स का भी जिसको पता होगा और मैकेनिक्स का भी सारे के सारे पता होगा उसको, और वो अल्टीमेटली आपको एक पूरा ट्रांसफर फंक्शन लिख के देगा कि भाई इनपुट अगर फ्यूल इंजेक्शन है और कितनी फ्यूल इंजेक्शन है, इनपुट अगर वो है और आउटपुट आपके आरपीएम इतने आरपीएम जनरेट हो रहे हैं, टॉर्क कितना हो रहा है। तो मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम्स होते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा इनपुट्स होती हैं, एक से ज़्यादा आउटपुट्स होती हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म के सिस्टम्स होते हैं जो कि हम अभी डिस्कशन जब जितनी ज़्यादा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम लोग इन सारी डिस्कशन में जाएँ कि भाई एक सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम कैसा होता है, जो कि एक सादा सा सिस्टम होता है जैसा कि ये है। अगर मैं इसको सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम में तोड़ना चाहता हूँ तो वो यूँ टूट सकता है कि मैं थ्रॉटल का जो एंगल है, थ्रॉटल लेट से स्टार्ट में 0 डिग्रीज़ पे है, ये थ्रॉटल का एंगल मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि 0 डिग्रीज़ है। अब इसके यहाँ और यहाँ पे जितनी भी डेल्टा आएगा दैट विल बी इट्स चेंज, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब ये भी हो सकता है और एक काम ये भी हो सकता है कि लेट से मैं ये कहूँ कि जो ये रेस्ट पोजीशन है इसकी पैडल की वो 0 डिग्री है और मैं इसको जितना ज़्यादा दबाऊँगा उतना एंगल बढ़ता चला जाएगा पॉजिटिव में थीटा, ये भी हो सकता है। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कैसे भी इसको इंटरप्रेट कर लो, इंटरप्रिटेशन से फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क इस बात से पड़ेगा कि ये एक इसकी इनपुट है, इसको जितना आप इसके एंगल को चेंज करोगे उससे क्या होता है, आपके व्हीकल की स्पीड चेंज होती है। अब व्हीकल की स्पीड को कंट्रोल करना है, ये है इसकी इनपुट। आउटपुट क्या है, स्पीड। स्पीड के लिए आपको सेंसर चाहिए जो उसकी ड्राइव शाफ्ट पे लगा होगा, वहाँ से आपको, जैसे ये जो इंजन था इसमें मैं फ्रीक्वेंसी बेस्ड रिस्पॉन्स आता था, इस तरह से कि एक पर्टिकुलर सेकंड के अंदर आने वाले जो आपके पल्सेस होती थी वो बढ़ जाती थी या कम हो जाती थी डिपेंडेंट ऑन दी स्पीड। तो वो एक लीनियर रिलेशनशिप था कि कितनी उसकी पल्सेस आएंगी पर सेकंड। तो आप ये पता कर सकते हो, यानी कि एक व्हील घूम रहा, ये व्हील घूम रहा और इससे आपको एक सेंसर इसके साथ अटैच हुआ हुआ है और आउटपुट के ऊपर जो ऑसिलोस्कोप पे अगर आप देखें तो ये चीज़ दे रहा है और ये जो रेट है वो बढ़ जाता है, ये डेफिनेटली रेट बढ़ेगा, ये जो पल्सेस हैं बढ़ जाएंगी ना पर सेकंड। जितनी तेज़ी से ये व्हील घूमेगा उतनी ज़्यादा पल्सेस आएंगी, जितना स्लो घूमेगा उतनी कम आएंगी।
तो ये लीनियर रिलेशनशिप होता है। इससे आप ये पता कर लेते हो कि अच्छा यार इस वक्त व्हील घूम कितनी स्पीड पे रहा है, और यही काम आपका वो सेंसर भी कर रहा होता है। तो वंस मुझे ये दोनों चीज़ें पता हैं, मुझे आउटपुट पता है कि डिफ़ाइन हो गई आउटपुट क्या है, मुझे पता है इनपुट का थ्रोटल मेरे कंट्रोल में है, तो जाहिर सी बात है कि जब व्हीकल जा रही है इसको 100 किलोमीटर की स्पीड पे लेके जाना है, तो एक कंट्रोलर होगा पूरा जिसके अंदर मैथ्स एम्बेड हुई होगी, माइक्रो कंट्रोलर की तौर पे जो लगा होगा, वो क्या कर रहा होगा, वो यूँ कर रहा होगा कि वो ये रीड कर रहा है डाटा जो सेंसर से आ रहा है, इसके अंदर आपकी वेलोसिटी आ रही है v/t, ये सेंसर इस माइक्रो कंट्रोलर को, जिसके अंदर कंट्रोलर, एक कंट्रोलर होता है एक माइक्रो कंट्रोलर होता है। माइक्रो कंट्रोलर इज़ ए फिज़िकल डिवाइस जिसके अंदर आप एक कंट्रोलर को एम्बेड कर सकते हो। कंट्रोलर एक टिपिकल स्टैंडर्डाइज्ड टर्म है कंट्रोल सिस्टम्स की, जो आपका मेन मकसद है, यानी कि कंट्रोलर्स को आपने ट्यून करना है इस तरह से कि आपकी व्हीकल की परफॉर्मेंस अच्छी से अच्छी होती चली जाए। तो यहाँ पे कंट्रोलर एम्बेड हुआ होगा, इसको वेलोसिटी आ रही होगी इसकी आउटपुट के ऊपर, ये कंट्रोलर कुछ ऐसी पल्सेस जनरेट करा होगा। लेट्स से कि अगर एक मोटर लगी हुई है, एक डीसी मोटर लगी हुई है, और डीसी मोटर इस थ्रोटल के एंगल को चेंज कर रही है, तो क्या होगा, इस माइक्रो कंट्रोलर ने कुछ ऐसी PWM जनरेट करानी है कि एक पर्टिकुलर एंगल पे जाके वो रुक जाए, किसी एक एंगल पे उसने उसको जाके रोकना। तो स्टेपर मोटर लग सकती है, डीसी मोटर लग सकती है, डीसी के अपने वेरिएंट्स होते हैं, लेट्स नॉट गो इनटू दैट डिटेल कि कौन सी डीसी मोटर ज़्यादा फिजिबल रहती है। ये इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का टॉपिक है, और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन हम देखेंगे कि यही काम करने के लिए सिंपल डीसी मोटर भी लग सकती है, स्टेपर भी लग सकती है। लेट्स से आपने कुछ भी लगाया, माइक्रो कंट्रोलर ने उसको थीटा देना है एक्चुअली, कि इस थीटा पे चले जाओ। तो वंस आपको ये बात पता है, तो ये बात भी बड़ी क्लियर है कि व्हीकल में 4 बंदे बिठा दो, 5 बंदे बिठा दो, रैम 20 डिग्री की हो जाए, 10 डिग्री की हो जाए, स्पीड एक ही रहेगी। स्पीड क्यों एक ही रहेगी जी, स्पीड एक क्यों रहनी चाहिए? क्योंकि व्हीकल देख सकती है, व्हीकल सेंसर के थ्रू देख सकती है कि उसकी इस वक्त स्पीड क्या है। अगर वो देख ना सके ना, तो फिर आपको कुछ पता नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? सेंसर उसको क्या बता रहा है हर टाइम पे? उसे बता रहा है कि आपकी इस टाइम पे स्पीड 90 किलोमीटर है, तो थ्रोटल और दबा दो क्योंकि 100 पे जाना है। 105 है तो थ्रोटल थोड़ा सा छोड़ दो क्योंकि आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हो। अगर ये चीज़ निकाल दो यहाँ से, तो अब व्हीकल ब्लाइंड होगी। और थ्रोटल दबाते हो तो लेट्स से कि 30 डिग्री के थ्रोटल के ऊपर अगर व्हीकल ने 100 किलोमीटर/आवर की स्पीड को अचीव करना था, गाड़ी में कोई भी नहीं बैठा हुआ, सिर्फ एक ड्राइवर बैठा हुआ और लोडिंग भी कोई खास नहीं हुई, तो वो करेगी। लेकिन वंस कोई इंक्लाइन आ जाएगी तो उसी वक्त स्पीड नीचे आ जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये जो दूसरी एग्जांपल है दैट इज़ ओपन लूप कंट्रोल, ठीक है, जिसमें आपने सिर्फ एक सिंपल सा फंक्शन बना लिया कि इनपुट और आउटपुट का ये रिलेशनशिप है, मैथमेटिकल है ना, मैथमेटिकल है, इतने डिग्री दिया तो इतनी स्पीड जनरेट हुई। ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप के अंदर आप इसको एक फार्मूला बना सकते हो ना कि मैं इतने डिग्री यहाँ पे देता तो आउटपुट पे इतनी स्पीड आ जाएगी, ठीक है। लेकिन ये ओपन लूप कंट्रोल, अगर व्हीकल को ये नहीं पता चलता कि उस वक्त इसकी अपनी स्पीड है क्या, और क्लोज लूप कंट्रोल ये होता है कि जब उसको बार बार अपनी व्हीकल की स्पीड भी पता चलती जाए। तो आउटपुट अगर नॉन है एक सिस्टम को तो वो क्लोज लूप है, आउटपुट अगर नॉन नहीं है तो वो एक ओपन लूप सिस्टम है। ये दोनों फ़र्क बारीक है। हम जब कोर्स मोर फॉर्मली स्टार्ट करेंगे, आज तो ज़ाहिर है कि कोर्स हम फॉर्मली स्टार्ट नहीं कर सकते, और उसकी सबसे बड़ी वजह बुक, क्योंकि जब हम कोर्स स्टार्ट कर देते हैं ना तो आपके पास बुक का होना लाजमी है। ये कोर्स अच्छा खासा लंबा है और इस कोर्स की टेक्स्ट जो है अच्छी खासी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर तो मैं आपको बोर्ड पे पढ़ाता जाऊंगा और बुक से लेके नहीं चलूँगा तो जिस दिन आपने बुक खोलनी है आप खो जाओगे, आपको नहीं समझ आएगी कि बुक क्या कह रही है। और इसका नुकसान ये होता है कि बुक के अंदर कई टेक्निकल टर्म्स दी होती हैं, मतलब एक चीज़ को कहने के 3 या 4 तरीके हैं, ठीक है, एक ही चीज़ को कहने के 3 या 4 तरीके हैं।
तो वो सारी की सारी टर्म्स नहीं आपको समझ आएंगी। मैं एक टर्म के साथ चलता हूँ, जाहिर है हर इंसान की अपनी एक प्रेफरेंस होती है ना। मैं लेट से ट्रांसफ़र फंक्शन करता जाऊँ और बुक ट्रांसमिटेंस करती जाए तो आपको डेफिनेटली समझ नहीं आएगी। आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे कि जी ट्रांसफ़र फंक्शन और ट्रांसमिटेंस में क्या फ़र्क है। इस तरह ये बड़ी एक मैंने वाजबी सी आपको एग्जांपल दे दी। बहुत सी मतलब एलेबोरेटिव किस्म की एग्जांपल्स ऐसी आएंगी, पड़ेगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो इस वजह से बुक होनी बहुत ज़रूरी है, और बुक होने की वजह से ये होता है कि मुझे सारी डायग्राम जो हैं वो बोर्ड पे नहीं बनानी पड़ेंगी। अच्छा, PID कंट्रोलर लगाया था ऑन प्रॉक्सिमिटी कंट्रोल, तो पूरे बैच ने किया था। उन सारों के रोबोट्स के ऊपर सोनार्स लगे हुए थे। तो व्हाट दे डिड वाज कि उन्होंने एक PID इंप्लीमेंट किया था। वो ये था कि एक डिस्टेंस मेंटेन करना था विद द वॉल। अब सोनार का काम ये होता है, सोनार आपने कभी ट्राई आउट किया, देखा है, पता सोनार क्या होता है? जी, साउंड वेव्स वो ट्रांसमिट करता है 40 किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी के ऊपर और फिर वापस उसको लिसन करता है। तो वो जो फेज़ डिले होता है आपस में कि कितने टाइम के बाद उसको वापस पल्सेस मिलती हैं, उससे वो ये अंदाज़ा करता है कि मैं कितना दूर हूँ। क्योंकि साउंड की वेलोसिटी इज़ नॉन, ठीक है, साउंड की वेलोसिटी कितनी होती है? तकरीबन 300 मीटर पर सेकंड होती है। अब उसको चूँकि ये पता है कि 300 मीटर पर सेकंड की स्पीड से साउंड ने ट्रैवल करना है, तो अगर वो इतने डिस्टेंस पे, अब उसने यहाँ से पल्सेस 40 किलोहर्ट्ज़ की फेंकना शुरू की और उसने फेंकने के बाद लिसन करना शुरू किया, तो उसको ये टाइम पता चल गया कितने माइक्रो सेकंड्स के बाद उसके पास सिग्नल वापस पहुंचा। तो डेफिनेटली इस फार्मूले के साथ वो ये निकाल सकता है कि साउंड की स्पीड कितनी है और कितने टाइम के बाद उसको पल्सेस वापस मिली है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा। तो हम लोगों ने बहरहाल जो ये किया था वो ये था कि हम लोगों के पास पैरेलैक्स के सोनार्स मौजूद थे। तो वो ये करते थे कि आपके डिस्टेंस को, वो ऑलरेडी आपको डिस्टेंस बताते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये ज़रा बारीक सी इलेक्ट्रॉनिक्स होती है जिसके अंदर आपको ये डाटा ट्रांसमिट करना है और फिर डाटा आपको रिसीव करना है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स ऑलरेडी एम्बेडेड है उसके अंदर। तो वह करता ही है कि लेट से वो 100 सेंटीमीटर्स दूर अगर खड़ा हुआ है तो वो उसके मुताबिक एक आपको पल्स विड्थ देगा। आपने उस पल्स विड्थ को, पल्स विड्थ तो सबको पता होगी कि क्या होती है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन पता? कितने लोगों को पता है? 1 2 3 4 5 6 7 ज़्यादा 8 हो जाएंगे। पल्स विड्थ ये होती है कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है 1 किलोहर्ट्ज़ की, ये 1 किलोहर्ट्ज़ का ब्लॉक बनता है। इस 1 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी के अंदर ऑन टाइम कितना और लो टाइम कितना है? तो ये बहुत क्रिटिकल है। अब ज़ाहिर है कि ये पल्स विड्थ चेंज हो सकती है। 75% का मतलब है कि ऑन टाइम 75% है, 25% ऑफ टाइम एंड वाइस वर्सा जैसे भी। तो वो जो सेंसर है वो आपको आउटपुट पे फेंकता ही है PWM में, तो आप उससे इंटरप्रेट कर सकते हो। 100 सेंटीमीटर पे ज़्यादा फेंकेगा, कम डिस्टेंस पे कम फेंकेगा, जिस तरह डिस्टेंस कम होता जाता है उसका ऑन टाइम कम होता जाता है। तो आप अपने माइक्रो कंट्रोलर के अंदर ये चीज़ देख रहे होते हो कंटिन्यूसली कि भाई इस वक्त मेरी PWM कितनी है। ठीक हो गई बात? तो ये आपको डिस्टेंस में ट्रांसलेट हो जाता है। अब आपने लगाना होता है इसके ऊपर कंट्रोलर, क्योंकि आपने काम क्या करना है। अब जितनी डिस्कशन हम कार के ऊपर कर चुके हैं, आप उसको ट्रांसलेट बड़े आराम से कर सकते हो कि इस बोर्ड में क्या होगा। मैंने एक स्ट्रेट लाइन में जाना है, स्ट्रेट लाइन लेट से स्ट्रेट लाइन एंड शोल्डर, स्ट्रेट लाइन वो ट्रैक करा रहा है, लेट से स्ट्रेट लाइन पे वो जा रहा है, उसने इस वॉल से डिस्टेंस पे लेट से 25 सेंटीमीटर्स के ऊपर एग्जैक्टली उसने रुक जाना। तो मुझे कोई ये बता सकता है कि इनपुट क्या होगी? आपने किस चीज़ को ड्राइव करना होगा? आपने रोबोट्स तो ज़ाहिर देखे ही होंगे ना। आपने किस चीज़ को ड्राइव करना होता है रोबोट्स में? मोटर्स को। आप लोगों में से कितने लोगों ने रिमोट कंट्रोल्ड व्हीकल का प्रोजेक्ट किया था पिछले सेमेस्टर में? जो यानी कि रिमोट कंट्रोल्ड व्हीकल को लाइन ट्रैकिंग व्हीकल में चेंज करने का एक आपने किया था। बस आपने भी किया था, आपने साथ किया था, इनके अलग-अलग किया था। तो फिर आपको पता होगा कि ज़ाहिर है कि PWM क्या होती है
और PWM जो होती है एक इफेक्टिव DC वोल्टेज होती है। लेट्स से किसी को PWM का नहीं पता, तो एक लेमैन के लिए हम यूँ कह लेते हैं कि आपने मोटर को एक वोल्टेज देनी है, 0 से 12 वोल्ट के दरमियान मोटर चलती है। मोटर मैक्सिमम स्पीड पर ज़रा 12 वोल्ट पे चलेगी, सबसे कम स्पीड पे 0 पे चलेगी। तो आपने अब उसको ड्राइव देना है, DC वोल्टेज देनी है, तो आपके पास इनपुट क्या होगी और आउटपुट क्या होगी? ठीक है, बिल्कुल सही है। और आउटपुट क्या होगी? आउटपुट अभी आपको इस डिस्कशन से, देखो मैंने आपको ये सबसे पहली बात क्या की थी, मैंने आपको ये कहा था कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपके सिस्टम में क्या है, इस पर्टिकुलर सिस्टम में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? देखो हम इसको कहते हैं वेरिएबल, यानी वो वेरिएबल कौन सा है? वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस आपका वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट। डिस्टेंस इज चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली ना। लेट्स से कि वो वहाँ से स्टार्ट करती है, उसका डिस्टेंस कम होता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है, एंड इवेंचुअली इट शुड बी एबल टू नो कि मेरा डिस्टेंस कम हो रहा है यार। अब अगर मैं 12 वोल्ट पे चल रही थी तो अब मुझे अपनी स्पीड को लो डाउन करना है, उसको कम करना है, इम्पीड करना है, ताकि मैं 25 से पहले रुक सकूं और इवेंचुअली 25 एग्जैक्टली आके 0 हो जाना है। या लेट्स से कि मेरे मोमेंटम की वजह से अगर रोबोट आगे चला गया है तो उसको वापस खींच के लाना है 25 में। ये कंट्रोलर का काम है, ये काम है कंट्रोल सिस्टम्स का। तो आउटपुट इज़ द डिस्टेंस, इनपुट इज़ द इफेक्टिव वोल्टेज गिवन टू द मोटर। ठीक है, डन, इसमें कोई मसला नहीं है। तो इसके अंदर क्लोज लूप सिस्टम की यही एग्जांपल है कि आपको ज़ाहिर है कि डिस्टेंस का हर बारी पता होना चाहिए। अदरवाइज़ तो क्या है, आप एक टाइमर लगाएंगे और कहेंगे कि यार इतने देर तक मैं टाइमर लगाता हूँ तो चलो 25 सेंटीमीटर तक पहुँच जाती है तकरीबन, लेकिन वो हमेशा सेम नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल रोबोट के ऊपर ईंट रख दें, उतने टाइम में कभी भी नहीं 25 सेंटीमीटर पे पहुँचेगा। रोबोट की बैटरीज डिस्चार्ज हो जाए, उतनी देर में कभी भी नहीं पहुँचेगा। सो देयर आर मल्टीपल पैरामीटर्स जो अफेक्ट करते हैं किसी भी सिस्टम की परफॉर्मेंस को, जिनको हम डिस्टर्बेंसेस कह सकते हैं, जिसको हम नॉइज़ के इशू कह सकते हैं। तो बहुत सारे मसले हैं जो होते हैं, अनसर्टेनिटीज़ हो सकती हैं। मतलब ये है कि लेट्स से कि अगर हमें पाथ का नहीं पता, तो पाथ का अगर पता ना हो तो यहाँ पे बीच में इंक्लाइंस आ सकते हैं, लेकिन उसका डिस्टेंस तो मेंटेन करना ना। तो एक एग्जांपल ये होगी डिस्टेंस मेजरमेंट के लिहाज से, जो हमने पिछले साल ये भी काम किया था। फिर मैं 2-3 प्रोजेक्ट्स और किया था। हाँ, एक पोजीशन, शाफ्ट की पोजीशन मेजरमेंट का किया था। एक मोटर थी, उसके ऊपर हम लोगों ने एक एनकोडर बनाया था। एनकोडर होता है, एक डिस्क होती है, उसके ऊपर स्लिट्स कटी होती हैं। तो जब डिस्क घूमना शुरू करती है ना, तो उससे मोटर की पोजीशन इंक्रीमेंट होना शुरू हो जाती है। माइक्रो कंट्रोलर को पता होता है कितनी पल्सेस आती जाएंगी तो ये मोटर कितना घूम चुकी हुई है। ठीक है, ये भी ज़ाहिर है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का टॉपिक है, बट जस्ट टू लेट यू नो कि वो एक सेंसर होता है जिसको हम ऑप्टिकल एनकोडर कहते हैं, और इसकी जो है एक बड़ी स्टैंडर्डाइज की टर्म है, दैट इज़ क्वाड्रेचर एनकोडर, जो कि जनरली यूज़ किए जाते हैं। तो उस तरह का एनकोडर लगा दिया जाता है मोटर घूमना शुरू होती है, साथ ही आपको पल्सेस आ रही होती हैं, पल्सेस को इंक्रीमेंट करते चले जाते हैं और आपको इवेंचुअली पता चलता है कि यार पोजीशन क्या हो गई है मेरी मोटर। तो ये एक हमने प्रोजेक्ट किया था कि अच्छा आप यूँ कहें कि 380 डिग्रीज़ मोटर को मूव करवाना है, 380 डिग्रीज़ मोटर को मूव करवाना है, या आपने अपने माइक्रो कंट्रोलर को इनपुट दी, मोटर आपकी 380 डिग्रीज़ घूम गई और एग्जैक्टली 380 पे जाके रुक गई। ठीक है, क्या इसी तरह 512 डिग्रीज़ घुमाना है, 1072 डिग्रीज़ घुमाना है। तो उसके ऊपर पूरा एक गेज था जिसके ऊपर पहले ही मैं मार्क लगा दूंगा कि आपका जो डायल है वो यहाँ पे आके रुक जाना चाहिए इवेंचुअली, यानी इतनी रेवोल्यूशंस के बाद यहाँ पे आके रुक जाना चाहिए। तो ये भी कंट्रोल सिस्टम्स की लॉजिक है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी इंटिमिडेटिंग एग्जांपल्स के बारे में। आपने मिसाइल्स देखे होंगे, मिसाइल ट्रैक सिस्टम्स, मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम्स क्या होते हैं? देखें, आप इस वक्त यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, तो इस वक्त आपकी यहाँ पे एक पर्टिकुलर यूनिक आईडी है इस जगह की, जिसको हम कहते हैं जीपीएस कोऑर्डिनेट्स। दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं है जिसकी बिल्कुल सेम ऐसी और आईडी हो। तो अगर लेट्स से मैंने यहाँ पे कोई चीज़ बुलानी है, वो एक मिसाइल भी हो सकता है, कार भी हो सकती है, एक मेडिकल एड भी हो सकती है,
वो किसी भी किस्म की सपोर्ट हो सकती है, फ्लड रिलीफ का काम हो सकता है, अर्थक्वेक रिलीफ का काम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे कोई चीज़ मंगवानी है और ऑटोमेटिकली मंगवानी है और लेट्स से कि वो चलती है नीचे लाइब्रेरी से, तो ऑल यू वांट इज़ कि जब वो लाइब्रेरी से वहाँ से चली है तो उसके ऊपर भी एक जीपीएस, या लाइब्रेरी से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा क्योंकि वो नीचे से चल रही है और इसके सिग्नल्स वगैरह का मसला, कुछ लोग जो ज़्यादा सोचते हैं उनको मसला होगा। लेट्स से सरीना से एक चीज़ चली है और हमारी पार्किंग में आके उसने पार कर देना अपने आप को, ठीक है। आपको सिर्फ पार्किंग के जीपीएस कोऑर्डिनेट्स चाहिए और आपको एक पाथ चाहिए जो सरीना से, मतलब आपका एक मैप होगा आपके पास। आप सरीना से मैप यूँ जैसे आप ड्राइंग बनाते हो ना, लाइंस ड्रॉ करते हो सिंपल, आप सरीना से एक लाइन ड्रॉ करोगे केस की पार्किंग तक। वो मैप इतना इंटेलिजेंट होता है कि वो पूरे के पूरे जो कर्व्स होते हैं उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्सट्रैक्ट कर लेता है। आपने गूगल मैप्स देखे हैं ना, गूगल मैप्स के अंदर क्या होता है, गूगल मैप्स के अंदर यही होता है कि आपका जो भी मैप की टेरेन है उसका एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आपको जीपीएस कोऑर्डिनेट्स दे देते हैं उसके। तो वो जो पूरी लाइन है उसके, यानी आप थ्योरेटिकली इन्फिनिट मैनी कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए उसके। अब ये वो कोऑर्डिनेट्स हैं जो उसका डिज़ायर्ड पाथ है। अब देखो बात समझने की, हम डिज़ायर्ड वेलोसिटी से डिज़ायर्ड डिस्टेंस पे गए। एग्जांपल्स की बात कर रहा हूँ मैं। पहले हमने जो सबसे पहली एग्जांपल ली वो किसकी थी, डिज़ायर्ड वेलोसिटी की थी। उसके बाद हम डिज़ायर्ड डिस्टेंस पे आए। इसके बाद हम बात करें डिज़ायर्ड पाथ की। ये होते हैं पाथ प्लानिंग एल्गोरिदम्स। अगर उस गाड़ी के ऊपर एक जीपीएस डिवाइस लगी हुई है जिसको ये पता चले कि इस वक्त मेरी पोजीशन क्या है, यानी उस कार की पोजीशन क्या है और उसने किस पोजीशन पे चलना है, ये एग्जांपल मैंने दी थी कि लेट से इस स्टार्ट पोजीशन से लेके उसने उस एंड पोजीशन पे जाना है और ये उसका पाथ है। तो एक तो इस कार को अपनी पोजीशन का भी पता होना चाहिए ना। लेट से वो स्टार्ट होती है और वो इधर पहुँच गई है, तो इस वक्त उसको अपनी पोजीशन का पता है कि मैं अपने डिज़ायर्ड पाथ से कितना डेविएटेड हूँ, मुझे यहाँ वापस आना है, ठीक है। तो ये वो काम करेगी ऑटोमेटिकली और ये काम वो कराएगा उससे कंट्रोलर। अनदर एग्जांपल ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स। तो वो इसके ऊपर एग्जैक्टली इन्हीं कोऑर्डिनेट्स के ऊपर, यानी कि ये दो लाइंस आपको नज़र आ रही होंगी। एक्चुअली एक लाइन डिज़ायर्ड थी और एक लाइन वो थी जो उस व्हीकल ने ट्रैक की। अगर ये अच्छा कंट्रोल सिस्टम होगा तो तकरीबन इसी तरह की ट्रैकिंग आपके पास आ जाएगी। अगर एक बुरा कंट्रोल सिस्टम होगा तो ऐसा हो सकता है कि यूँ करके बाहर से होते होते उस तक पहुँचे। बट दैट इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम जो हम एक्सप्लोर करेंगे चैप्टर नंबर 3 के अंदर। तो ये तो एक सिंपल सी एग्जांपल है। फिर ये एक सोफिस्टिकेशन का लेवल है, यानी कि एक क्रूज़ मिज़ाइल है और क्रूज़ मिज़ाइल जो है वो अरेबियन सी से लॉन्च होता है और उसने जाके अफ़गानिस्तान के अंदर किसी बंकर को टारगेट करना है। लेट से फर्स्ट ऑफ ऑल उसके पास जीपीएस कोऑर्डिनेट्स मौजूद होंगे, उसके ऊपर एक जीपीएस का एल्गोरिदम अपना चल रहा होगा, यानी कि उसके ऊपर एक जीपीएस की अपनी डिवाइस होगी जो उस क्रूज़ मिज़ाइल को ये बताएगी कि मैं इस वक्त एग्जैक्टली अलाइंड कहाँ हूँ विद रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड और मैंने जाना कहाँ है। तो ये पूरा टाइम जो है ना उसको एरर वगैरह कंट्रोल करा रहा होगा। बिल्कुल इसी तरह का पाथ ऑलरेडी दिया होता है, मतलब हम उसको कहते हैं ये ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन जीसीएस के अंदर बैठ के ना उस मिज़ाइल के अंदर पूरा पाथ जो है प्रोग्राम कर दिया जाता है कि तुमने इस पाथ से होते हुए जाना है। अब उसके पास ये सारे कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं, वहाँ से चलना शुरू करेगा, कंट्रोलर उसको इन्हीं पाथ के ऊपर लेके आएगा और इवेंचुअली यहाँ तक। तो फर्दर वो क्या करते हैं, फर्दर वो ये करते हैं कि जब वो उस रीजन में पहुँचता है ना जहाँ पर उसने हिट करना है, तो उसके ऊपर कैमरा माउंट होता है। आपने अक्सर मिसाइल्स देखे होंगे जिनके जो माउथ होता है उनका वो ट्रांसपेरेंट होता है और उसके अंदर एक कैमरा नज़र आ रहा होता है। तो वो करता ये है कि जब वो बिल्कुल उस रेंज में पहुंचता है ना तो एंड में जाके अपने टारगेट का एक इमेज लेता है और उस टारगेट का जो वो इमेज लेता है उस इमेज को कॉरस्पॉन्ड कराता है अपने सेव्ड इमेज के साथ जो कि सैटेलाइट से लेके उसके अंदर सेव किया होता है कि तुमने इसको हिट करना है। जब वो आखिर में उस इमेज को लेता है तो फिर वो उसके दरमियान एरर को मज़ीद रिड्यूस करता है, यानी कि जीपीएस के जितने भी एरर्स हैं उनको अलहदा रखते हुए वो फिर विजुअल उसके ऊपर आ जाता है और वो एंड तक उसको विजुअल टारगेट लॉक करके, यानी विद इन अ रेंज ऑफ 1 किलोमीटर और सो 500 मीटर्स वो उसको लॉक करता है विजुअली और फिर उसको विजुअली जाके हिट करता है।
तो इसकी वजह से उसकी जो हिटिंग एक्यूरेसी है वो मैनी फोल्ड्स बढ़ जाती है। हाँ, ये डिज़ायर्ड विजुअल पे शिफ्ट हो गया, यानी एक टाइम पे बहुत सारे सिस्टम्स हो सकते हैं। ये सिस्टम यानी कि देखो कुछ सिस्टम हैं जो एड कर रहे होते हैं, मतलब आपका एक अच्छा क्वेश्चन है, मैंने जो आपको एग्जांपल यहाँ पे दिया ना, ये भी एक परफेक्ट दुनिया की एक परफेक्ट एग्जांपल है। ऐसा नहीं होता, यानी कि लेट्स से कि जीपीएस का सिग्नल आ रहा है तो जीपीएस का सिग्नल आते आते बंद हो जाएगा, और जीपीएस का सिग्नल आते आते अगर बंद हो गया तो मिसाइल को कुछ समझ नहीं आएगी वो कहाँ है, उसने कहाँ जाना है, सिस्टम माइट ब्लो। तो फिर करते हम ये हैं कि जीपीएस के साथ एक और सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जीपीएस और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम आईएनएस, उसके अंदर एक्सेलेरोमीटर्स, जायरोस्कोप्स लगे होते हैं, मैग्नेटोमीटर्स लगे होते हैं। तो वो ये करते हैं कि जैसे जीपीएस का सिग्नल वीक हुआ, बंद हो गया, वो अपने इनर्शियल नेविगेशन पे शिफ्ट कर गया। उस पॉइंट से आगे वो उसके एक्सेलेरोमीटर उसको बताते हैं कि तुम कितनी स्पीड से जा रहे हो, किस डायरेक्शन में हो, अगर ग्लोबल ऑफ हो गई है तो वो इंक्रीमेंटल मेथड होता है। इसकी भी डिटेल में हम जाएंगे, ये अगले सेमेस्टर का टॉपिक। जी ये स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी के बारे में क्वेश्चन है आपका? हाँ, मूविंग ऑब्जेक्ट में कभी भी आप लॉन्ग रेंज तो मार ही नहीं सकते उसको, ठीक है, लॉन्ग रेंज नहीं मारते, आप ड्रोन से अटैक करते हो। एक मूविंग ऑब्जेक्ट को आप ड्रोन से अटैक करोगे, यानी कि लो डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस से अटैक करोगे। ड्रोन जो है वो उससे हार्डली 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होगा, एयर में 500 मीटर्स पे होगा, उसने उसके ऊपर अपना विजुअल सेट करके रखा होता है ऑलरेडी। तो जब वो टारगेट मूव कर रहा है, वंस लॉक कर दिया और कमांड आ गई इसको शूट कर दो, तो फिर उसको शूट कर देता है। लेकिन एक बात ये जहन में रखने वाली है कि स्टैटिक एल्गोरिथम्स और डायनामिक एल्गोरिथम्स में बड़ा फ़र्क होता है। डायनामिक टारगेट है जो कि विद टाइम मूव कर रहा है, यानी कि अब आपका जो प्रीसेट पोजीशन है, इसको आप यूँ देखेंगे, वाई डी जो थी, यानी कि डिज़ायर्ड स्पीड जैसे थी पहले, डिज़ायर्ड पोजीशन थी जैसे, और डिज़ायर्ड कोऑर्डिनेट से जैसे, डिज़ायर्ड पाथ था जैसे, अब यानी कि आप यूँ कहोगे कि जैसे डिज़ायर्ड पाथ ही खुद मूव कर रहा है। इस केस में जो डिज़ायर्ड पोजीशन है ना, दैट इज़ मूविंग इटसेल्फ, अब वो मूव कर रही है अपने आप। तो ये डायनामिक हो जाएगी आपकी रेफरेंस इनपुट, इसको हम रेफरेंस इनपुट कहते हैं। जो डिज़ायर्ड होती है ना, दैट इज़ दी रेफरेंस को आपने ज़ाहिर है हिट करना होता है, और रेफरेंस को अगर आपने हिट करना है तो आपको फिर ये देखना पड़ता है कि क्या डायनामिक है या नॉन डायनामिक, स्टैटिक, ठीक है। अच्छा, बहुत सारी एग्जांपल्स होगी, मेरे ख्याल में काफ़ी हो गई हैं। अच्छा, इस पेज पे अगेन जस्ट टू एम्फसाइज, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इज़ दिस प्राइमरी टेक्स्ट बुक। प्लीज़ ये आपके पास होनी चाहिए नेक्स्ट क्लास से, क्योंकि अगर ये आपके पास नहीं होगी आपका बड़ा नुकसान होगा। आज से पहले हमारी प्रैक्टिस ये होती थी, हम यूँ करते थे कि 2 क्लासें देखते थे, 3 क्लासें देखते थे, बुक्स नहीं आ रही। चौथी क्लास में 70% लोग बुक्स के बगैर आए। हमने कहा जनाब दरवाज़ा खोलें और चले जाएं। तो चौथी क्लास हमने कराई बगैर उन लोगों के जिनके पास बुक्स नहीं थी। तो 5वीं क्लास में खुद ही एटीट्यूड चेंज हो गया, 95% के पास बुक्स हो गई। ज़ाहिर है 5% तो ऐसे होते हैं ना जिन्होंने फिर भी नहीं लेके आनी होती। तो मैं इस दफ़ा नहीं कहूँगा, मैं इस दफ़ा बिल्कुल नई स्ट्रेटजी पे हूँ। आज से पहले हमारी स्ट्रेटजी होती थी कि भाई कोई कहता मैंने नहीं सीखना, तो हम कहते थे यार नहीं भाई प्लीज़ सीख ले। उसके बावजूद भी हम लोगों को बड़ी जो है ना तकलीफ़ का सामना होता था बाद में। और ये चूँकि उमर कुछ अरसा रहा है हमारे साथ, तो इसको पता ही है। तो इस दफ़ा हम किसी को फोर्स नहीं करेंगे, भाई आपने बुक नहीं लानी आप ना लो, लेकिन आपको खुद ही नुकसान होना शुरू हो जाएगा जब आप ये देखोगे कि आपको यूँ झांक के देखना पड़ा दूसरे बंदे के और उसकी उंगली भी ऊपर घूम रही है। देखो, फोकस इज़ एवरीथिंग इन सेमेस्टर सिस्टम, फोकस इज़ एवरीथिंग। जिन लोगों के जीपीएस ज़्यादा आते हैं ना,
वो कोई सुरखाब के पर लेके पैदा नहीं होते, उनको अल्लाह ताला ने दो दिमाग नहीं दिए होते। ये बात हर टीचर ने आज तक की होगी, लेकिन ये हकीकत है। वो अपने फोकस को हमेशा अपने प्राइमरी उस पर रखते हैं, टारगेट पे। वो कहते हैं कि अच्छा एसिमिलेशन रेट होता है हमेशा एक लेक्चर का, दैट शुड ऑलवेज बी अबव 85%। आपको जो चीज़ पढ़ाई गई है यू शुड बी नोइंग मोर देन 85%। जो भी आपने जो भी टीचर ने आपको पढ़ाया और वो चला गया वहाँ से। अगर भाई आप 85% से नीचे हो, जो कि तकरीबन 80% ऑफ द क्लास होती है हमेशा, तो आप नहीं सीख रहे हो, आप अपने साथ ज़्यादती कर रहे हो, आप अपने वक्त के साथ ज़्यादती कर रहे हो और ये इवेंचुअली मजाक बन जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग इन 4 साल अपने साथ मजाक करते हैं, एक दूसरे के साथ कहके लगाते हैं, एक दूसरे को ये बताते हैं कि यार सब चिल है, सब सेट है, यूथ के दिन है, लेट्स एंजॉय देम। और उसके बाद जब 4 साल ख़त्म होते हैं और हम बाहर इंडस्ट्री में निकलते हैं और वहाँ पे आया होता है स्लम, तो फिर हम एक दूसरे को देखते हैं और रोते हैं। जॉब्स होती नहीं हैं, ले ऑफ्स हो रहे होते हैं, और वो लोग जिनके माँ बाप तो अमीर हैं उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बच्चों जिन लोगों के माँ बाप हैं गरीब, या जिन्होंने बड़ी मुश्किल से, और इतनी एग्जांपल्स हैं यहाँ पे क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मैं ऐसी टीम्स का हिस्सा रहा हूँ जो लोग ये केसेस देखते रहते हैं बार बार। पेरेंट्स रोते हैं, आंसुओं से रोते हैं और उनके बच्चे यहाँ पे हंस रहे होते हैं। तो जाहिर सी बात है इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हासिल करने के बाद हम लोगों ने भी ये सोचा यार कि मतलब जब पेरेंट्स रो रहे होते हैं और बच्चों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम लोग यहाँ पे पिट भी लेंगे, बच्चों को क्या फ़र्क पड़ता? और नहीं पड़ता, फ्रेंकली नहीं पड़ता। 1 साल मतलब CRG इट्सेल्फ जिस तरह से ऑपरेट करती है, 1 साल दिन और रात का हम लोग आपको दे देते हैं। हम तनख्वाहें भी अच्छी कमा रहे होते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है। मतलब इनफैक्ट CRG के साथ रिलेटेड जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी फैकल्टी मेम्बर्स हैं, उनके वर्किंग आवर्स को आप देखो तो वो कितने टफ़ हैं, और उन्होंने अपने ऊपर ली हुई है वो सिर्फ आपको एजुकेट करने के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट से ज़्यादा अच्छे और एडवांस तरीके से ब्रेड अप हो सको। अब होता क्या है, नहीं पढ़ना जी, तो पूरा लेक्चर गुजर जाता है। और ये मेरा एक टीचर होता था, उस बेचारे ने बताया था कहीं पे कि 85% होना चाहिए। मैं उस वक़्त दूसरे सेमेस्टर में था, मैंने तो उसकी बात को समझ लिया। तो मुझे तो आज से ज़िंदगी में कभी मेरी एकेडमिक्स ने मुझे लेट डाउन नहीं किया। मुझे कभी भी अल्लाह ताला ने ऐसे चौराहे पे ला के खड़ा नहीं कर दिया जहाँ पे मुझे पता ना हो कि मेरा आगे जाने वाला रास्ता कहाँ है, सिर्फ इसलिए कि मैंने इस एक चीज़ को सीरियस लिया हमेशा। और अगर आज आप नहीं लोगे, आज आप हंसते रहो, बिल्कुल हंसो, कह के लगा लो, कह के लगाने से कोई मना नहीं करता, लेकिन क्या कह के लगाते लगाते हम लोग अपना फ्यूचर बर्बाद कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे ऐसी एग्जांपल्स मौजूद हैं और यहाँ पे अभी टॉपर्स मौजूद हैं जिन लोगों ने अप्लाई किया लैब इंजीनियर्स के लिए अभी। और बस खुशी ये बात होती है जब वो उन्हें कहते हैं कि जी अपनी टेक्निकल एक्सपर्टी बताएं, तो उनकी सारी टेक्निकल एक्सपर्टी जो लिस्टेड होती है वो उनका कुछ ना कुछ लेना देना हमसे होता है। एटलीस्ट देयर आर अदर फील्ड्स ऑल्सो। लेकिन ये सारी बात कहने का मकसद ये है कि अगर हम लोग अभी भी एहसास नहीं करेंगे तो हमारा मुल्क जो है वो कोई बेहतरी की तरफ नहीं जा रहा। और अगर आप में से कोई ये समझ रहा है कि जी अगले साल कोई मैजिक हो जाना है कि जॉब ज़्यादा हो जाएंगी मार्केट में, टेलीकॉम इंडस्ट्री 3 साल पहले जो थी और आज जो है वो आपको पता होगा। और जिनके फादर्स टेलीकॉम इंडस्ट्री में होते हैं उनसे पूछ लें थोड़ा सा कि टेलीकॉम इंडस्ट्री एक डेड डक बनी है 2 सालों के अंदर अंदर। और बिजनेसेस ऑन ऑल टाइम डाउन, ऑन ऑल टाइम लो हैं। वाई? क्योंकि थ्रेट ही इतना उनको। रिस्क मैनेजमेंट होती है ना हर बिज़नेस की। जब उसने कोई बिज़नेस एक्सपैंड करना होता है तो वो देखता है कहाँ एक्सपैंड कर रहा है, वहाँ पे भी पूरा कंट्रोल सिस्टम चल रहा होता है। फाइनेंस के अंदर बहुत कंट्रोल सिस्टम्स का काम है, फाइनेंस ने बहुत तरक्की की कंट्रोल सिस्टम्स पे। बहरहाल तो बात यह है कि अगर आप लोग जो भी आपको पढ़ाया जाता है, आपका आधा टाइम गुजर गया इस यूनिवर्सिटी में, राइट, आधा टाइम रह गया, और ये वो आधा टाइम है जिसमें आप एडवांस्ड कोर्सेज पढ़ते हो। वो कोर्सेज
जो कि आपकी जॉब में मैटर करेंगे। अगर आपने नहीं पढ़ना था, अगर आपने इंजीनियरिंग को इतना ही लाइट लेना था, तो फिर किसी और गरीब को आने देते यार। लेकिन अब आ ही गए हो और अपने पेरेंट्स का कुछ ख्याल है और नहीं चाहते कि वो जिस तरह से रोते हैं हम देखते हैं यहाँ पे, और मतलब बदल जाता है बंदा बिल्कुल। मैंने यहाँ पे इतने लोग देखे यहाँ से ग्रेजुएट होने से पहले उनका एटीट्यूड ही और होगा। वंस वो ग्रेजुएट होते हैं 4 कंपनियों के धक्के खाते हैं और 4 कंपनियों में जलील होते हैं ना जब, तो सब बिल्कुल लाइन पे आ जाता। और उस बंदे का कभी नहीं आता, और उस बंदे को अल्लाह ताला ना कभी टेस्ट करे ना कभी करता है, इंशाल्लाह नहीं करेगा, जो अपने साथ इंसाफ करता है। ठीक है, तो ये आपका इंसाफ है, हमारा काम है आपको पढ़ाना। हम नहीं पढ़ा रहे सही, आप पूछो, क्वेश्चन करो। तो इस वजह से ये बुक आपकी अपनी कमिटमेंट है। आप नहीं लेना चाहते ना लो, आपको नुकसान हो रहा है तो आपको नुकसान हो रहा है, आप खुद ही भुगत लोगे। मुझे तो कोई नुकसान नहीं है, मैं अपना खून जलाता रहूँ कि क्यों नहीं लाया यार, क्यों नहीं लाया, बाहर चला जाओ, बैठे रहो। और जिस दिन क्विज़ होगा, लेट से ओपन बुक होगा, उस दिन आपको बुक की सहूलत मौजूद नहीं होगी, क्योंकि आप एक्सचेंज नहीं कर सकते। कोई मटेरियल आप कभी एक्सचेंज नहीं कर सकते जब भी क्विज़ होगा। क्विज़ हमेशा अनाउंस्ड होगा, हमेशा। लेकिन और उसके टॉपिक्स भी डिस्क्लोज होंगे कि आपके इस टॉपिक से क्विज़ होने वाला है। बट मैं कैलकुलेटर नहीं लाया, देन रियली आई एम सॉरी, मैं आपकी हेल्प नहीं करूँगा। आप कैलकुलेटर नहीं लाए भाई, आप कोने में बैठोगे एंड यू विल लर्न। ये आज से पहले मैं नहीं करता था। मतलब मेरे बारे में एक चीज़ ये मशहूर है कि यार थोड़ा सा मनाओगे मान जाएंगे, नहीं। इस दफ़ा से सब चेंज है, क्योंकि मैंने ये देखा है कि इसका नुकसान कितना होता है मेरे स्टूडेंट्स को। आप कैलकुलेटर नहीं लाए, मैं आपको क्विज़ में इजाज़त देता हूँ, आप पेपर में कैलकुलेटर नहीं लेके आते हो। फिर आपकी मैंने एक आदत, कोई लेट से किसी चीज़ पे आपको टाइम पे आना था, आप नहीं आए। जैसे क्विज़ का टाइम अनाउंस्ड है, क्विज़ हमेशा हमारा स्टार्ट ऑफ द लेक्चर पे होता है, हमेशा वैसे ही होगा। आप टाइम पे नहीं आओगे, क्विज़ नहीं होगा, ख़त्म। आप आज क्विज़ पे लेट आओगे, आपको यह पता है कि जी इस टीचर ने ये रिलैक्सेशन दी थी, आप कल फाइनल पेपर में लेट आओगे। लेट से वहाँ पे आपको एग्जामिनर कंट्रोलर एग्जामिनेशन पकड़ लेता है, वो आपको निकाल देता है, 15 मिनट ज़ाया, नुकसान। तो नुकसान तो यहाँ से मैंने सिखाना शुरू कर दिया ना आपको, जब मैं लीनियंट हो गया इस चीज़ में। मुझे एक्स्ट्रा लीनियंट नहीं होना, जो रूल है वो रूल है। आप क्विज़ से रिलेटेड किसी चीज़ में कोई चेंज नहीं होगी। आप आ गए हो टाइम पे क्विज़ हो जाएगा। असाइनमेंट का एक टाइम मुतय्यन होता है, असाइनमेंट से रिलेटेड आप देख लो, ये सारी बातें इंटरलिंक्ड हैं। ये आपका बैच एज अ होल बनाता है, आपकी जो आउटलुक होती है एज अ बैच 08, ये कैसे देखा जाएगा, ये कैसे ट्रीट किया जाएगा, ये आपके अपने हाथ में। मैं फॉर एग्जांपल, आप लोग सीरियस नहीं हो, सारी फैकल्टी को पता होगा आप सीरियस नहीं हो, ठीक है। जो जज्बा होता है ना फैकल्टी का, वो हमेशा रेसिप्रोकेट करता है। आप जज्बा दिखाते हो, वो और जज्बा दिखाएंगे। आप एक चीज़ करना चाहते हो, आपको करवाएंगे। लर्निंग जो होती है ना, बाय इंटेंट होती है, बाय फोर्स लर्निंग नहीं हो सकती। डिग्री बाय फोर्स तो मिल रही है आपको, यानी 4 साल के बाद डिग्री आपको मिल जाएगी, बाय फोर्स ही है ना। अम्मी अबू सुबह उठाते हैं, थप्पड़ मारते हैं, भेज देते हैं, यहाँ पे बैठ जाते हैं। वो लोग टीचर्स आते हैं, टाइम गुजरता है, 5 बजे हम चले जाते हैं, दिन गुजर जाता है, गप्पे शप्पे हाकी, पढ़ा छड़ा कुछ नहीं। मेजॉरिटी का ये हाल है अनफॉर्चुनेटली, और ये अफसोस की बात है। एक ऐसी नेशन में मेजॉरिटी का ये हाल है जहाँ पे नेशन डूब रही है। हम जापानियों की एग्जांपल देते हैं जिनका मुल्क तबाह हो गया था, हम जर्मन की एग्जांपल देते हैं जिनका मुल्क तबाह हो गया था, जहाँ से उन्होंने उठा लिया। ऐसा तो नहीं उठाया था, हम तो तबाह और कर रहे हैं। और आप लोगों के तो हाथ में फ्यूचर, तो आप लोग तबाह कर दोगे तो बाकी तो संभालने वाले सियालकोट में बैठे हैं। फिर मतलब रियली हंसे बगैर। आप मुझे कोई एक कम्युनिटी का हिस्सा बता दो जो इस वक्त कम्युनिटी को रियली मतलब 2% 3% और जिन पे हम हंसते हैं वही लगे हुए हैं ना। और हम लोग सारे सिर्फ आज ये लेक्चर होगा 60% क्लास मैं इतना पढ़ा चुका हूँ कि 60% क्लास को आज 2 घंटे तक एहसास होगा और उसके बाद ये भी निकल जाएगा। और इस मतलब कोई मुझे कह सकता है कि यार एक ऐसी गद्दारी वाली बात करे, लेकिन मेरे नज़दीक तो पाकिस्तान ख़त्म हो चुका है। स्टोरी का ऑल एंड है, और जिसको अभी भी ऑल एंड नज़र नहीं आता तो देख ले कि उसने क्या करना है।
तो मतलब ये है कि इस टाइम पे शायद रेजिलियंस चाहिए अगर वाकई हम सीरियस है इस मुल्क को बचाने। अदरवाइज़ वो भाषण झाड़ना, एक एक घंटे बिठा के दूसरे लोगों को यार पाकिस्तान में ये मसला फ़लाँ खा गया देख तू, और ख़ुद कुछ करना ही नहीं है। भाई आपकी क्या जॉब है? आपकी जॉब है तालीम हासिल करना। वो कायद-ए-आज़म बेचारे पिट गए थे ना इस बात को, तालीम हासिल करना नौजवानों का काम है, प्लीज़ तालीम हासिल करो। जब पाकिस्तान बना था तो सबसे पहला जो उन्होंने इस बात के ऊपर लेक्चर दिया था वो ये है कि बस कर दो, पॉलिटिक्स को बस कर दो और अब तवज्जो दो अपनी पढ़ाई पे, क्योंकि पाकिस्तान बन गया, जो पॉलिटिक्स करनी थी कर ली। लेकिन हम बस वो जहाँ मतलब शरारती ज़हनियत है हमारी, पता नहीं हमने कहाँ से सीखा, मुसलमानों में कहाँ से बात आ गई। ये कुछ हिंदू कम्युनिटी के साथ हम अपनी इक़दार को भी खो गए बिल्कुल ही, उनके साथ ऐसे जलप हुए हैं हम कि अब इस्लाम दिखता ही नहीं। कभी आप साउथ में चले जाओ ना, ये लोग अभी रिलीफ का काम करके जो हैं फैकल्टी मेंबर्स, इनसे डिस्कस कर लो कितना इस्लाम है नीचे, उन्हें पता ही कुछ नहीं, बेसिक शराइत का नहीं पता जिनको इस्लाम की। हमारा भी यही हाल है, मतलब ओवरऑल कोई हम अलहदा नहीं है। अच्छा जी, बहरहाल ये बुक से रिलेटेड थी बात, और ये आपके उस पे आ गई ओवरऑल कमिटमेंट पे कि आपने क्या करना है। और चूँकि ये बात इस हद तक आई गई है तो एक और बात यहीं पे समअप कर दी जाए बेहतर है। वो ये कि आज तक NERC बाय फोर्स होता था ना, मतलब मैंने कह दिया NERC होगा, NERC होगा, फिर जो भी रोता था पिटता था मैंने जी NERC नहीं करना, वो भी करता था NERC, मैंने फॉर अ चेंज वो भी ख़त्म कर दिया। अब NERC नहीं होगा। अब वो छोटा यानी कि कट शॉर्ट हुआ हुआ प्रोजेक्ट होगा जो कि वाकई इस कोर्स का और एम्बेडेड का मुश्तरका प्रोजेक्ट बन सकता है। मतलब NERC भी कट शॉर्ट होता था, हाफ सेमेस्टर ये और हाफ ऑफ इट्स वर्क ये सेमेस्टर और अगला। लेकिन उसके अंदर क्या होता था, आप एक बात नोट रखना, ये उमर गवाह है मेरे ख्याल में, जिन बच्चों ने पहले रिमोट कंट्रोल कार के सिस्टम पे काम किया वो भी गवाह होंगे कि जितनी मेहनत फायरबोल्ट की टीम ने की वो 95% ज़्यादा थी किसी भी और ग्रुप के। फायरबोल्ट की टीम बैठ के एक डिज़ाइन निकालती थी, पहले हम रिसर्च करते थे, डिज़ाइन निकलता था, पास होता था, पूरी क्लास का छापा मार लेती थी एंड वहाँ से किस्सा आगे चलता था। एक प्रैक्टिस थी। हम लोग सोनार चलाते थे, हम लोगों ने एच-ब्रिज चलाने थे, एच-ब्रिज की टोपोलॉजी नंबर 1 टेस्ट हुई, क्लास को फॉरवर्ड हो गई, टोपोलॉजी नंबर 2 टेस्ट हुई, क्लास को फॉरवर्ड हो गई, टोपोलॉजी नंबर 3 टेस्ट हुई, क्लास को फॉरवर्ड हो गई। हर चीज़ मतलब IR सेंसर्स क्यों यूज़ करने वगैरह हर चीज़ जो हमने सोची ना वो क्लास को ट्रांसफ़र हुई थ्रू फायरबोल्ट। उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी, उन्होंने बहुत मेहनत की, एट दी एंड रिजल्ट देख लिया। उन्होंने एक टाइम पे वो दो काम किए जो कि इम्पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, लोगों के ड्रीम्स होते हैं। मतलब आप में से कितने लोगों का ये ड्रीम होगा कि यार ज़िंदगी में एक दफ़ा चौका आ जाए किसी तरह। या 3.5+ लोग होते हैं ना, कभी कहते हैं यार एक दफ़ा चौका आ जाए बस। मुझे याद है उमर फ़ारूक पिछली दफ़ा तुम्हारा 4 पॉइंटर आया था, या बड़ा नाच रहा था उस दिन कि जी मेरा चौका है ना, मतलब ज़ाहिर सी बात है। लेकिन कभी आपने सोचा कि आपका चौका क्यों नहीं आता? चौका लेना कोई मुश्किल काम नहीं होता। यहाँ से आता है चौका, इसलिए नहीं आता क्योंकि पहले सेमेस्टर के 4 दिन आप अपने दोस्त के साथ बैठते हो, वो आपको कहता है, आप उसको कहते हो यार मैं चौका लूँगा, मैं चौका लूँगा। वो कहता है, वो अगर 3.1 3.2 वाला वो कहेगा मैं 3.5 लूँगा, 3.5 लूँगा। 4 दिन गुजरेंगे, वो बात खुद भी भूल जाओगे, वो भी भूल जाएगा। इवेंचुअली फिर 2.8 2.7 आएगा या फिर 1.7 1.8 आएगा। फ़र्क एक 4 पॉइंटर और बाकियों में ये होता है, वो पहले दिन भी याद रखता है और उसे आखिरी दिन तक याद होता है कि मैंने यही करना और मैं करूँगा। फिर उसका जो कंट्रोल सिस्टम होता है वो ऐसे होता है कि उस पर बुरे वक्त आएँ या अच्छे वक्त आएँ, वो अपना फोकस लूज़ नहीं करता। उसके अच्छे नंबर आ रहे होते हैं तभी वो मेहनत जारी रखता है, उसके बुरे। इसी तरह हमारे रोबोटिक्स का हाल है। हमारे ये अगेन ये लोग एग्जांपल हैं जिन लोगों ने देखा बड़े क्लोज से रोबोकॉन को। एट सम टाइम हमें ये लगता था यार हम बड़े आराम से कर लेंगे, हमने फिर भी अपनी पेस को कभी नहीं छोड़ा। एट टाइम हमें यह लगता था यार ये तो नहीं हो सकता, आखिरी 6-7 दिनों में ऐसी हालत हो जाती है कि लगता है यार ये तो हम रह गए, लेकिन हमने कभी काम नहीं छोड़ा। हमें फोकस पता टिल दी एंड, हमने कभी भी गिव इन नहीं करना। मेरे साथ जो अल्हम्दुलिल्लाह लोग हैं, ज़ुहैब हसन सीनियर मोस्ट बैच का जो स्टूडेंट अभी ग्रेजुएट हो गया, मास जमाल सलेजा, ये वो लोग हैं जिनकी कमिटमेंट का ये लेवल था कि मैंने इन्हें एक दफ़ा कहा, ये मेरे साथ फाइनली ये प्रोजेक्ट कर रहे थे उस टाइम पे, मुख्तलिफ कर रहे थे।
और इनका कंप्लीट नहीं हुआ था। मैंने कहा यार रोबोकॉन में हेल्प की ज़रूरत है, हम नहीं कर पाएंगे अकेले सारे। तो कहते हैं सर बिल्कुल तैयार है। और उसके बाद दिन और रात लगाए, मतलब ये कोई एग्जैजरेशन नहीं। तो बात सारी कहानी का एट द एंड मकसद है जो समझ जाए समझ जाए, तो नहीं समझना नहीं कभी समझेगा। अल्लाह ताला ने हमें जितने क्रेडेंशियल्स दिए, जितनी ट्रॉफ़ीज़ दी, जितनी इज़्ज़त दी, वो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का ख्वाब है। लेकिन वो हमारे ख्वाब क्यों सच साबित हुए? क्योंकि हम कमिटमेंट के सच्चे हैं। हम लोग जिस दिन जो फ़ैसला करते हैं ना हमने करना है, फिर हमने वो करना है और हमारी नीयतें साफ़ होती। हमने जो काम केस के लिए किया, हमने लिटरली केस के लिए किया और दिन और रात किया। हमने इसके अंदर कोई वो नहीं, ये था रोबोकॉन टीम का हिस्सा था, इसने रोबोकॉन के लिए इतना काम किया। इससे आप पूछ लो कि हमारी कमिटमेंट बिल्कुल ही, उसमें कोई वेवरिंग किस्म का एटीट्यूड नहीं था। बिल्कुल हम लोग सॉलिडली एक चीज़ को टारगेट किए हुए थे। तो आप लोग एज अ होल, ये कम्युनिटी नहीं बदलेगी, हम सीरियस नहीं लेंगे। अगले 4 सेमेस्टर्स मुझे आप आके बता देना जब ग्रेजुएट हो गए, क्या ये इम्पोर्टेंट नहीं है? ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें अच्छे GPAs आपका ओवरऑल GPA भी बढ़ा देंगे। और जिस बंदे के पास आपकी CV जाती है, आपके पास वो जो ग्रेड ब्रेकडाउन जाता है आपका, जो ग्रेड्स देखता है आपके एंड में, क्योंकि हर एम्प्लॉयर को ऐसे बंदे चाहिए होते हैं जो कि किसी एडवांस टॉपिक के अंदर अच्छा ग्रेड रखते हैं, अच्छी नो रखते हैं। ग्रेड उन्हीं का होता है जिनकी अच्छी नो होती है। और वकार है जैसे एग्जांपल, एक वकार की माशाल्लाह जॉब भी अच्छी लगी, बट ही इज़ वन ऑफ द एक्सेप्शंस। फिर भी उसका 3+ GPA था, कोई 2.93 GPA है। लेकिन उसको मैं हमेशा समझाता रहा कि तुम बहुत ज़्यादा फोकस करते हो प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर और तुम नहीं करते थ्योरी। अगर उसने थ्योरी पे भी उतना ही किया होता काम, तो आज उसको से बेहतर जॉब मिलती। लेकिन एक्सेप्शंस हैं, वो एक आध एक्सेप्शन पे जाओगे तो हमेशा एक्सेप्शन नहीं कंप्लीट होती। कोर्स आउटकम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। एक दफ़ा मैं आपको 7 चैप्टर्स बताता रहूँगा, मैं आपको 7 चैप्टर्स बताऊंगा, आप 7 चैप्टर्स लिखते जाइएगा इन कोर्स आउटकम्स के, कि चैप्टर नंबर कौन सा इस कोर्स आउटकम से रिलेटेड है। नंबर 1, नहीं मिला कोई बात नहीं। नंबर 1 में आइडेंटिफाई एंड यूटिलाइज अप्रोप्रिएट फिजिकल प्रिंसिपल्स एंड लॉज टू derive mathematical models for a given physical system। हम स्टार्ट लेंगे विद इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स। इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को पकड़ेंगे क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, हमारे ये बहुत आसान है ये काम। उसकी मैथ्स ड्राइव करेंगे हम लोग। पहले ये इस्टेब्लिश करेंगे अगले लेक्चर में कि ट्रांसफ़र फंक्शन आखिर होता क्या है। टर्म्स जो स्टैंडर्ड टर्म्स हैं जो यूज़ होंगी बार बार, प्लांट क्या होता है, आउटपुट इनपुट का तो आज हम काफ़ी जिक्र कर चुके हैं, ट्रांसफ़र फंक्शन, ट्रांसमिटेंस, ये सब कुछ क्या चीज़ें होती हैं। फिर इसकी कुछ सिंबल्स होते हैं, GOF क्या होता है, GCOF क्या होता है, GPOF क्या होता है, वगैरह वगैरह। ये सारी की सारी चीज़ें हम करके मैथ्स ड्राइव करेंगे पहले इलेक्ट्रिकल सिस्टम की एक। और एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर नंबर 1 का हिस्सा है, स्टार्ट में आएगा। चैप्टर नंबर 1 के एंड में हम कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम दैट इज़ द मोटर के फिज़िकल पैरामीटर्स को देखते हुए, उससे हमें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। यानी यूँ नहीं होगा कि हम एक डिज़ाइन इंजीनियर बन जाएंगे, यूँ नहीं होगा कि दुनिया को कोई भी सिस्टम मेरे सामने पड़ा होगा और मैं उसकी इक्वेशन लिख लूँगा, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन एटलीस्ट वो हमें एक थोड़ा सा आइडिया देगा कि कितना मुश्किल है एग्जैक्टली एक सिस्टम का मॉडल लिखना मैथ्स में। ठीक है, तो होता यही है कि जनरली जो एक्सपर्ट्स होते हैं उस फील्ड को बैठते हैं, उस सिस्टम का मॉडल लिखते हैं और वो आपको देते हैं, वो आपको ट्रांसफ़र फंक्शन देते हैं। उसके बाद आप उस ट्रांसफ़र फंक्शन को एनालाइज करते हो। उस ट्रांसफ़र फंक्शन को अच्छी तरह एनालाइज करने के बाद, उसकी सारी स्टेबिलिटी एनालिसिस करने के बाद उसकी रिपोर्ट जनरेट करते हो कि यह सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है, इसके परफॉर्मेंस करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। और वंस उसके परफॉर्मेंस करैक्टरिस्टिक्स को अच्छी तरह देखने के बाद, उसका पूरा कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन करने के बाद, आप एक फ़ाइनल कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन करके साइड पे हो जाते हैं। तो ये 2 डिवीज़न काम भी होता है और कई जगह एक भी होता है। जिस बंदे को अपनी फील्ड का अच्छी तरह अंदाज़ा और वो कंट्रोल्स इंजीनियर भी बहुत अच्छा है, तो ये भी होता है कि वो A to Z अपने पूरे सिस्टम को पहले अप्रॉक्सीमेट करेगा मैथ्स में। ये तो आपको पता है ना कि कोई भी सिस्टम चल रहा है, एक मोटर चल रही है सिंपल, उसकी एक मैथ्स लिखी जा सकती है। उसकी जब मैथ्स होती है, ये जो सिमुलेशंस होती हैं क्या होती हैं, ये मैथ्स होती हैं। यानी सिमुलेशन में एक पंखा घूम रहा है,
वो पंखा जो घूम रहा होता है सिमुलेशन में, वो एक्चुअली कंप्यूटर के अंदर घूम रहा होता है ना, वो एक्चुअल पंखा तो नहीं घूम रहा होता, वो आपको नज़र आ रहा होता है पंखा घूम रहा है, उसमें इतनी विंड का थ्रस्ट जनरेट हो रहा है। ये जो यूएवीज होते हैं ना, जिसके अंदर विंड पाइप्स लगे होते हैं, जिसके अंदर हम लोग रोटर बेस्ड यूएवीज होते हैं, जिसके अंदर एक बहुत हाई स्पीड मोटर लगी होती है और रोटर घूम रहा होता है, जिससे वो हवा में यूँ हवर करना शुरू कर देते हैं यूएवीज। इस तरह के जो सिस्टम्स होते हैं ना, ये सिमुलेट होते हैं सॉफ्टवेयर्स के अंदर, और उसके अंदर वो वाकई आपको एयर का थ्रस्ट बता रहा होता है कि कितना एयर का थ्रस्ट नीचे आ रहा है, उसकी जो बैक फोर्स है वो कितनी लग रही है, और इस प्लेन को उठा लिया उसने। तो ये वो सारी की सारी चीज़ें जो मैथ्स कर रहा होता है, ये सारा कुछ कराने के लिए आपको पीछे एट द बैक उसकी फ़िज़िकल इक्वेशंस काम कर रही होती। तो ट्रांसफ़र फंक्शन, ये सारा कंट्रोल सिस्टम, जब आप ये देखोगे 95% ऑफ द टाइम इस कोर्स में आपको ट्रांसफ़र फंक्शन दिया जाएगा और उससे आगे आप काम कर रहे होगे। वो ट्रांसफ़र फंक्शन आता कहाँ से है? यू हैव टू रियलाइज इट कि वो ट्रांसफ़र फंक्शन आफ्टर वेरी कॉम्प्लेक्स फिज़िकल इक्वेशंस और मैथ्स के जनरेट होता है, कीपिंग इन व्यू उसकी सारी फिज़िकल कंस्ट्रेंट्स। यानी एक मोटर में लेट से आपको पता होना चाहिए कि उसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है, उसकी गेयरिंग कितनी हुई है, ये सारी की सारी बातें पता हों, और फिर उसकी कितनी आरपीएम मैक्सिमम हैं और लो हैं, और फिर उसकी कैसे उसका पूरा ट्रांसफ़र फंक्शन बनेगा, जो कि हम आगे चल के देखेंगे इंशाल्लाह। नंबर टू के अंदर हम लोग ओपन लूप और क्लोज लूप में फ़र्क करते हैं, जो कि आज हम कर चुके हैं थोड़ा सा। और एक्चुअली चैप्टर नंबर 1 के इनिशियल पेजेस अगर आप पढ़ोगे, मेरे ख्याल में पेज नंबर 7 और 8 के ऊपर कहीं पे ये सारी चीज़ दी हुई है। तो ये हो चुका है, इनफैक्ट आप इसको टिक भी कर सकते हो, लेकिन हम ये बार बार बात करते चले जाएंगे तो इंशाल्लाह ये और भी क्लियर होगा वक्त के साथ। नंबर 3 ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक्स से रिलेटेड है, और ये चैप्टर नंबर 2 का हिस्सा है। इसके अंदर हम एक ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं ओवरऑल सिस्टम की, और फिर उसको रिड्यूस करके एक सिंगल ट्रांसफ़र फंक्शन में ले आते हैं, ताकि उस पर एनालिसिस आसान हो। क्यों हो वो आपको तभी पता चलेगा। नंबर 4 परफॉर्मेंस पे आ जाते हैं फिर उसके बाद कि जी ये चैप्टर नंबर 3 है, स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस क्या होती है, एरर कितना है, स्टेडी स्टेट एरर क्या होता है, वगैरह वगैरह। नंबर 5 फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स, चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स एंड सेकंड ऑर्डर सिस्टम, मेरे ख्याल में ये भी चैप्टर नंबर 2 का हिस्सा। और उसके बाद रूथ हर्विट्ज स्टेबिलिटी क्राइटेरियन, ये भी अराउंड इसी में आता है, चैप्टर 2-3 में आता है। इसके बाद 8th पे आप आ जाएं, PID कंट्रोलर, यह चैप्टर नंबर 3 का एंड है। इसके अंदर हम लोग PID को कंट्रोल करना सीखते हैं। वंस एक ट्रांसफ़र फंक्शन नोन हो तो आप PID को कैसे ट्यून करो। PID होता क्या है? पहले तो ये दुनिया की 90% इंडस्ट्री में कंट्रोलर्स की बहुत सारी किस्में हैं। लैग लीड कंट्रोलर्स होते हैं, PID होते हैं, स्विचिंग होते हैं, हाइब्रिड कंट्रोलर्स होते हैं, बहुत सारी नस्लें हैं कंट्रोलर्स की, नॉन लीनियर कंट्रोल्स होते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन PID जो है वो दुनिया की 90% ऑफ इंडस्ट्री में लगा हुआ है। तो ये PID की एक मतलब आप कह लें खुसूसियत है कि उस इतना आसान है कि एक ऑपरेटर जो एक लेमैन ऑपरेटर है, जिसको कंट्रोल्स की बहुत ज़्यादा अंदर की नॉलेज का अंदाज़ा नहीं भी है, वो भी बहुत अच्छी तरह से इसको ट्यून कर लेता है। इसकी ट्यूनिंग की स्कीम्स ऐसी हैं। तो हम पहले क्या देखेंगे, नंबर 8 में चैप्टर नंबर 3 के एंड में हम ये पहले देखेंगे कि भाई अगर ट्रांसफ़र फंक्शन नोन हो तो क्या करना है, और ये भी देखेंगे कि अगर ट्रांसफ़र फंक्शन अननोन है तो फिर कैसे ट्यून करना है। और एक्चुअली ये आपका प्रोजेक्ट होगा इस कोर्स का भी, कि जिसके अंदर आपको एक पूरा फ़िज़िकल सिस्टम बनाना होगा, और ज़ाहिर सी बात है उसके अंदर इतनी मैकेनिकल चीज़ें शामिल नहीं होंगी जो कि NERC में शामिल होती हैं, बट उसके अंदर काफ़ी चीज़ें शामिल होंगी जो आपको करनी होंगी। और उसके अंदर आपको पूरा प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव PID कंट्रोलर इम्प्लीमेंट करके उसके रिज़ल्ट्स को शो कराने होंगे। ये 4 या 5 मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, सिर्फ एक ही नहीं होगा, लेकिन इन सब में आपस में एक इक्विवेलेंस होगी।
और नंबर ऑफ ग्रुप्स अंडरटेकिंग पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर एक कदगन होगी, यानी कि 5 लोग 5 ग्रुप से ज़्यादा एक प्रोजेक्ट नहीं उठा सकते। वंस लेट से मैंने 5 प्रोजेक्ट की लिस्ट लगाई, 4 ग्रुप्स आके कहते हैं कि जी हमने ये प्रोजेक्ट लेना, तो वो प्रोजेक्ट की बिड एक तरह से क्लोज हो जाएगी। वो प्रोजेक्ट फिर बाकी क्लास को नहीं मिलेगा, बाकी क्लास को कोई और प्रोजेक्ट लेना पड़ेगा। उसकी वजह छापा, क्योंकि हम करते ही हैं कि प्रोजेक्ट मिल जाए तो हम कोड चोरी करते हैं, मैकेनिकल डिज़ाइन चोरी करते हैं। और इसकी एज अ कॉम, ये केस का मसला नहीं है, एज अ कॉम मसला है ये। अभी आप NERC अगर जाते हैं और जो लोग गए हैं देखने के लिए, इट वाज अ ग्रेवयार्ड ऑफ रोबोट्स। तकरीबन 70 रोबोट तो एक ही जैसे थे, एक ही शेप के थे, एक ही बंदे ने बनाए हुए थे। तुम्हारी इंटेलेक्ट मर गई है ओवरऑल। तो इस वजह से आपको प्रोजेक्ट्स मल्टीपल मिलेंगे, यू हैव टू चूज देम एंड देन आप उसके साथ कैसे इंसाफ करते हो, क्योंकि 4 का छापा लगा होगा अगर तो क्लियर कट पता, फिर तो जिस बंदे का एग्जैक्टली डिज़ाइन कॉपीड है फिर उसके वो नंबर नहीं होंगे। तो ये 8वां, इसकी 8वीं क्लॉज और 13वीं क्लॉज दूसरे पेज पे, दे आर दी सेम। अच्छा, फिर पीछे वापस आ जाए नंबर 10 में रूट लॉकस शुरू होता है। चैप्टर नंबर 4 है पूरे का पूरा, इसको इंशाल्लाह हम बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिज़ाइन एनालिसिस क्राइटेरिया। ये स्टेबिलिटी एनालिसिस का बहुत इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है रूट लॉकस, और इसको हम इंशाल्लाह बहुत डिटेल में करेंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हो जाता है बट स्टिल। नंबर 11 स्टेट स्पेस। अच्छा, आप इसके अंदर ना एक ऐड कर लें, नंबर 10 डैश कर लें या उसको 11 कर दें और बाकियों को 12, 13, 14 कर दें। नंबर 11 कर दीजिए नाइक्विस्ट प्लॉट्स। नाइक्विस्ट प्लॉट्स चैप्टर नंबर 6 का, या फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स निकालना जो है ना, चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद 11 में स्टेट स्पेस आ जाती है। स्टेट स्पेस चैप्टर नंबर 8 है, दैट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। और इसके बाद 12 नंबर पे लिखा हुआ है मैटलैब। तो मैटलैब ज़ाहिर आपकी लैब के साथ रिलेटेड है। अगले पेज पे आ जाएं, ग्रेडिंग पॉलिसी। अच्छा, इस कोर्स के ग्रेडर जो हैं वो माज जमाल सलेजा साहब और वाजिद एहसान होंगे, और आपके जो क्विज़ होते हैं उनको चेक करने की ज़िम्मेदारी आपके ग्रेडर्स की होती है। ठीक है, सो आपको अगर कोई शिकायत है अपनी ग्रेडिंग से तो वो आप मुझे फॉरवर्ड कर सकते हो। आपको मतलब किसी किस्म की, आज तक मुझे तो अपने ग्रेडर से कभी कोई शिकायत हुई नहीं, ना क्लास को हुई है ना मुझे हुई है। तो अगर आपको लगता है कि उसने कहीं ज़्यादती की है तो आप मुझे रिपोर्ट कर सकते हो, बट अदरवाइज़ मेरी आपकी क्विज़ की ग्रेडिंग से और असाइनमेंट्स की ग्रेडिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये आपके ग्रेडर्स जाने और आप लोग जाने, ठीक है। इनके कॉन्टैक्ट नंबर्स, इनके ईमेल्स मैंने इसके अंदर लिख दिए हैं बिकॉज़ आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ग्रेडिंग पॉलिसी कुछ ऐसी होगी कि असाइनमेंट्स 5% होंगी, ये भी आपको दे दी जाएंगी, आपने बस सबमिट करानी होंगी। टाइम का ख्याल रखिएगा। मे बी इट्स नॉट नेसेसरी, बट हो सकता है कि असाइनमेंट्स को आपके प्रोजेक्ट का हिस्सा बना दिया जाए, यानी उसकी रिसर्च। तो उसका फ़ायदा ये होगा एटलीस्ट कि ये जो असाइनमेंट्स का मार्क्स वेटेज वहाँ जाएगी, ये इंश्योर करेगी कि चीटिंग नहीं होगी। ठीक है, दैट इज़ वेरी सिली दो कि हम लोगों को चीटिंग को रोकना पड़ता है। ये बाय विद इन वन सेल्फ होना चाहिए, चीटिंग नहीं होनी चाहिए। क्विज़ेज़ 10% होंगे। तो क्विज़ेज़ इतने इंपॉर्टेंट हैं कि क्लास के शुरू में हुआ करेंगे। आज ऐसे तकरीबन 7 लोग लेट थे क्लास में। अगर वो 7 लोग दोबारा लेट आएंगे किसी दिन और क्विज़ शुरू हो गया होगा तो वो एंटर नहीं हो सकेंगे। वंस क्विज़ शुरू हो गया आप तभी एंटर होंगे जब क्विज़ ख़त्म हो गया। लेट्स से कि क्विज़ अभी तक तो मैंने एक अनाउंस्ड है, लेकिन लेट्स से कि किसी दिन क्लास की अटेंडेंस बहुत कम होगी, मुझे फोर्स किया जाए इनटू अ कॉर्नर, तो मैं क्विज़ ले लूँगा। ठीक है, और ड्यूरिंग द लेक्चर बातचीत जो है ना
वो बिल्कुल जो है मेरी समझ और अकल से बाहर है। मैंने आपको जैसे कि बताया कि चूँकि NERC भी ख़त्म हो गया और भी बड़ा कुछ ख़त्म हो गया, तो इस वजह से मेरी और आपकी इंटरेक्शन सिर्फ इधर ही तक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक पढ़ाता हूँ, आपको मेरे पढ़ाने से कभी कोई मसला नहीं होगा। वंस हम कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो यू विल गेट टू नो कि टॉपिक जो है आपको समझ में आएगा उस लेक्चर में। तो ये जो पीछे यार मुझे प्रॉब्लम हो रही है अब, ठीक है, तो मुझे एंटाइस ना करना इनटू एनीथिंग जो आपके लिए थोड़ा सा डेंजरस साबित हो। एट द एंड ऑफ द डे स्टोरी है कि मेरी और बैच 07 की या भी बैच 06 की, इस बारे में कोई दो राय नहीं कि मेरी अंडरस्टैंडिंग और आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट में टाइम लगता है, और उस डेवलपमेंट के टाइम के अंदर अंदर आपको ये समझ में आनी चाहिए कि वो मार्जिन क्या है जिसमें आपका एक एंटरटेनिंग जुमला बदतमीज़ी के ज़ुमरे में आ जाएगा। मैं अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पढ़ाता होता हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम एक्सपेक्ट ये करूँगा कि क्लास का जो डिसिप्लिन है दैट शुड बी एंड विल बी मेंटेन्ड। अदरवाइज गो फैच अनदर टीचर। आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड इन टीचिंग अ क्लास जो नहीं सीखना चाहती, ठीक है। क्लास प्रोजेक्ट विल बी ऑफ 20% वेटेज एब्सोल्यूट। आपके ये मार्क्स फ्यूज होंगे विद एम्बेडेड सिस्टम्स 15% और 20%। तो जो आपका प्रोजेक्ट होगा दैट विल अमाउंट टू 35% मिनिमम और मैक्सिमम ऑफ 40%। सो दिस शुड बी वेरी क्लियर कि आपका प्रोजेक्ट इंतहाई इंपॉर्टेंट है, और आप प्रोजेक्ट किए बगैर जो है कंट्रोल्स आपको नहीं आ सकते और ना ही एम्बेडेड आ सकती है। लैब वर्क 15%, मिड टर्म 20, फाइनल 30। बाकी जनरल पॉलिसीज़ में बहुत सारे इश्यूज़ का जिक्र हो। लोगों की ग्रेडिंग बेहतर हो सकती है, और लेट्स से कि कोई एक पोर्शन थोड़ा वीक चला गया तो हम उसको थोड़ा सा अंडरमाइन कर देते हैं, लेकिन वो पूरी क्लास के फ़ायदे में होगा अदर देन किसी एक दो इंडिविजुअल्स के, ठीक है। ये बात आपको पता नहीं चाहिए। इस वजह से उधर लिखा हुआ है कि ग्रेडिंग पॉलिसी जो है वो डिस्क्रेशन पे है, तो डिस्क्रेशन इतना ज़्यादा नहीं होता, बस थोड़ा सा होता है ताकि कोई बाद में ये ना कह सके कि क्यों हो गया। अब आखिरी बात आ गई जी NERC की। NERC है बाय चॉइस। NERC के भी उतने ही नंबर होंगे जितने नंबर आपके इन प्रोजेक्ट्स के होंगे जो आपको दिए जाएंगे, लेकिन NERC का पूरा प्रोसीजर होगा जो आपको फॉलो करना है। NERC का प्रोसीजर ये है कि जो लोग करना चाहते हैं, क्योंकि हम NERC फ्रेंकली देखें, एक कोई जब हम किसी का ठेका उठाते हैं ना कि 3 ग्रुप से NERC कर रहे हैं, तो फिर दिन लगें या रात लगें फिर हम भी साथ होते हैं। फिर हमारी कोशिश होती है कि एडवांस से एडवांस 3 चीज़ें उसके अंदर हम डाल सकें, उसको उस बंदे को हर तरह से हेल्प कराई जाए, क्योंकि वो CRG के उस पर चला जाता। NERC मतलब डिस्क्रेशन होगा CRG का कि वो किस से करवाता है किससे नहीं करवाता, लेकिन हम पहले ये देखेंगे कि इंटरेस्टेड कितने लोग हैं। मतलब ऐसे ही गुब्बारा फैलाने का फ़ायदा नहीं है ना, और कुछ अरसे के बाद वैसे भी बहुत मुश्किल होती है हमें। अदरवाइज़ जो नॉन एंथुजियास्ट्स हैं उनके हाथों हम बहुत तंग आते हैं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा रोबोट्स हो जाएँ तो वो फोकस भी नहीं हो पाता, और फिर इंस्टीट्यूट की इज़्ज़त का मसला होता है वहाँ पर। और वो लोग जिस तरह से हम लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं, अगर हम वो डिलीवर ना कर पाएँ, तो पूरा पाकिस्तान आया होता है। ज़ाहिर है 2 सालों के
कंटिन्यूस चैम्पियंस हैं, तो जाहिर है कि पूरा पाकिस्तान एक्सपेक्ट करता है कि ये लोग जीतेंगे नहीं, एटलीस्ट तो कुछ नया और अच्छा तो करके दिखाएंगे ना। तो अगर हम वो नहीं करके दिखा सकते तो केस का नाम बदनाम होता। और फिर वैसे भी एक बात बड़ी क्लियर होगी, जो NERC कर रहा है भाई, वो CRG पे या मुझ पे कोई एहसान नहीं करेगा। उससे ना मैं कोई ग्रेड का वादा करूँगा, कल अगर उसका कोर्स बुरा जाता है तो उसका कोर्स बुरा जाता है, वो उसको B मिलना चाहिए, B मिलेगा, A नहीं मिलेगा। ठीक है, NERC की अपनी प्री डिटर्मिन्ड डेडलाइंस होंगी कि उसने कितना NERC करके दिखाना है सेमेस्टर में। जिस तरह आपकी होंगी उसी तरह उसकी होंगी, उसने साथ साथ वो करके दिखाना होगा, बाकी आपने वो करके दिखाने होंगे प्रोजेक्ट्स। लेकिन तरीक़ाकार ये होगा, हर एक नहीं कर सकता NERC। जो मैंने देखा है, होता ये है कि बहुत सारे लोग इनिशली 6 वाला ग्रुप तो बहुत मुश्किल है, और 6 वाला ग्रुप हम नहीं होंगे। अगर कोई 6 का ग्रुप है, बड़ा इंथुजियास्टिक है, तो हम उसको 3 या 3 में बांट देंगे। 4 से ज़्यादा ग्रुप नहीं बन सकता, ये बॉटम लाइन है। होता ये है कि दो लोग घुस जाते हैं बीच में, वो लोग कहते हैं कि जी ये बाकी 4 करेंगे तो हमारा भी नाम बीच में शामिल भी हो जाएगा। और हमने हमेशा ये देखा, हर साल हो गए देखते हुए, कि उन 2 लोगों की वजह से उन 4 का भी नहीं चलता। और किसी को शक शुबा तो जाओ यार अपने सीनियर से पूछ लेना, मतलब वो स्लीपिंग पार्टनर्स वाले ग्रुप हमेशा फेल हो जाता है। तो हमें स्लीपिंग पार्टनर नहीं चाहिए। CRG जब इतनी पेन लेती है तो उसको वो लोग मिलने चाहिए जो अपनी किस्मत के साथ कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जो किसी चीज़ के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, कुछ अनोखा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। अगर कोई नहीं करना चाहता तो उसकी अपनी विल है, ना हम फोर्स करेंगे ना वो करे बिल्कुल। लेकिन जो करना चाहते हैं उसके बाद वापस नहीं देखेंगे। इट इज़ अ वर्ड ऑफ कमिटमेंट। तो बहुत बुरे वक्त